लास्ट वीडियो में हम लोग अपने डेवलपमेंट चैप्टर को खत्म कर चुके थे, जो कि इंडियन आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आइए इसे डिस्कस करते हैं। इसमें आपको इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको यहां से जाने के बाद, क्लास से जाने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और यकीन मानिए, आप क्लास करने के बाद आप जब अपनी बुक के क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनेगा इस चैप्टर से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाए। हम इस टॉपिक की हर एक बारीकी पर चर्चा करेंगे। क्या इस टॉपिक में रहने वाला है, आइए देखते हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहले देखते हैं सेक्टर होते क्या। सेक्टर, सेक्टर क्षेत्र। कोई भी क्षेत्र कितने भागों में बढ़ सकते हैं? कोई भी क्षेत्र कितने भागों में बढ़ सकते हैं? पहला आप क्षेत्र को बांट सकते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति, नेचर के आधार पर, कि उस सेक्टर का जो क्षेत्र है उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, प्रकृति उसकी कैसी है। सेकंड, टर्म के आधार पर, यानी कि उसमें शर्तें क्या है। शर्तें क्या है, उसमें शर्तें क्या है। प्रकृति के आधार पर और शर्तों के आधार पर और ओनरशिप के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर। ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर आप किसी भी सेक्टर को बांट सकते हो। आप किन्हीं भी सेक्टर्स को किन आधारों पर बांट सकते हो? या तो उसकी प्रकृति के आधार पर, या उसके स्वभाव के आधार पर भी कि वो कैसा स्वभाव रखता है, या उसके टर्म एंड कंडीशन, शर्तों के आधार पर, या उसके स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर। कैसे? प्रकृति के आधार पर वो प्राथमिक क्षेत्र में है या द्वितीयक में है, या फिर सेवा क्षेत्र में है। सेवा क्षेत्र में है। प्रकृति के आधार पर आप उसे तीन प्रकार में बांट सकते हो। कोई भी जो क्षेत्र है वो या तो प्राथमिक क्षेत्र में होगा, या द्वितीयक में, या सेवा क्षेत्र में। ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, या फिर इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक, किसी भी आप क्षेत्र को जो उसकी प्रकृति के आधार पर है, या तो आप वो उसे प्राथमिक क्षेत्र में बांट सकते हैं, या द्वितीय क्षेत्र में बांट सकते हैं, या सेवा क्षेत्र में बांट सकते हैं। इन तीन आधारों पर बांट सकते हैं। शर्तों के आधार पर, शर्तों के आधार पर आप उसे दो भागों में बांट सकते हो। शर्तों के आधार पर आप उसे दो भागों में बांट सकते हो। या तो वो संगठित होगा या असंगठित होगा, या तो संगठित होगा या असंगठित होगा, या असंगठित होगा। ओनरशिप के आधार पर आप उसे तीन भागों में बांट सकते हो। या तो वह सरकारी होगा, कि कोई कंपनी है उसको पूर्णतः सरकार ओन कर रही होगी। दूसरा, या तो वो प्राइवेट होगा, या तो वो प्राइवेट होगा।
तीसरा, या वह कोऑपरेटिव होगा। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी, सहकारी, सहकारी यानी कि ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट का और प्राइवेट कंपनीज का। जो सहकारिता है उसमें सरकार का ज्यादा रोल तो नहीं रहता, पर सरकार के बिना ये संभव भी नहीं है। आगे समझेंगे इसमें क्या है। पहले आते हम प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर आप किसी को भी या तो प्राथमिक, द्वितीयक या सेवा क्षेत्र में बांट सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र जो भी वस्तुएं आपको सीधी प्रकृति से प्राप्त हो उन्हें सभी को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जो भी वस्तुएं आपको सीधी प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं, सीधी प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रही है, जो भी वस्तुएं आपको सीधा प्रकृति से प्राप्त हो उन्हें आप प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कि कोयला, कच्चा लोहा, कोयला, कच्चा लोहा, पेट्रोलियम, खाद्यान्न, खाद्यान्न एवं अन्य। जो भी आपको प्रकृति से सीधा प्राप्त हो उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि उसके लिए आपको किसी अन्य फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने सीधा प्रकृति से प्राप्त कर लिया, उसे आप रखोगे प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को विनिर्माण करके, विनिर्माण यानी कि उससे कुछ नया बना के या फिर उसी वस्तु को कुछ और चीजें मिला के कोई नई वस्तु बनाकर आगे भेज देना, वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। जो भी विनिर्माण संबंधी क्रियाएं हैं, विनिर्माण संबंधी क्रियाएं, विनिर्माण संबंधी क्रियाएं, जो भी विनिर्माण संबंधी क्रियाएं हैं वो सभी आएंगी द्वितीयक क्षेत्र में। यानी कि आप प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को लेकर द्वितीयक क्षेत्र में कुछ भी करिए, कुछ भी बनाइए, वो सब द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। आप प्रकृति से प्राप्त किया आपने, मान लीजिए खाद्यान्न में गेहूं, और आपने आटा चक्की लगाई, आटा चक्की में आपने गेहूं को पीस दिया और आटे को आगे सेल कर दिया। अब गेहूं तो आपको प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ, लेकिन आटा प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु नहीं रह गई, क्योंकि आपने उसे मशीन द्वारा दूसरे रूप में परिवर्तित करके बेच दिया या उसका मूल्य बढ़ाकर बेच दिया। वो आया द्वितीयक क्षेत्र में, उसको विनिर्माण कर दिया। सेवा क्षेत्र में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। सेवा क्षेत्र में जो भी सेवाएं हैं, जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, सेवाएं हैं, जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं सभी आती हैं सेवा क्षेत्र के अंदर, यानी सर्विस सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर के अंदर। आप इसे सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर भी कह सकते हैं। सेवा क्षेत्र के अंदर जितनी भी प्रकार की सेवाएं, प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएं, आप कोयला, कच्चा लोहा, पेट्रोलियम, खाद्यान्न एवं अन्य। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण संबंधी सभी क्रियाएं, जो नया निर्माण हो रहा है वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जो भी फैक्ट्री से निर्माण हो रहा है वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। सेवा क्षेत्र, सभी प्रकार की सेवाएं। अब एग्जाम्पल में देखिए कैसे कोई वस्तु का प्राइस बढ़ता है। मान लीजिए मैंने प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किया लोहा,
प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा लोहा प्राप्त किया, कच्चा लोहा प्राप्त किया मैंने प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र से मैंने कच्चा लोहा प्राप्त किया और उसे ले जाकर मैं फैक्ट्री में लेकर गया और उस कच्चे लोहे को किसमें, गाड़ी में बदल दिया। या फिर मैंने एक गाड़ी बना दी बढ़िया, अभी जो ट्रेंड में चल रही है कोई स्कॉर्पियो करके है, मान लो मैंने स्कॉर्पियो महिंद्रा की गाड़ी बना दी, महिंद्रा की कंपनी में ये लोहा गया, महिंद्रा कंपनी ने लोहे से कार बना दी, ठीक। अब ये कार गई एजेंसी में, एजेंसी की कार बनी फैक्ट्री में, कच्चा लोहा प्राप्त हुआ मुझे प्राकृतिक क्षेत्र से, प्राकृतिक क्षेत्र से कच्चा लोहा प्राप्त हुआ। अब ये कच्चा लोहा प्राप्त हुआ, कच्चा लोहा गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री से कार बनी और कार गई एजेंसी में और एजेंसी से ये सेल हो गई, मतलब बेच दी गई, ये बेच दी गई। एजेंसी से ये बेच दी गई। अब देखो जो कच्चा लोहा प्राप्त हुआ वो तो हुआ हमें प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कि जो कच्चा लोहा प्राप्त हुआ वो प्राथमिक क्षेत्र से हुआ। और जब यही कच्चे लोहे को गाड़ी में बदला गया तो निर्माण हुआ, फैक्ट्री इन्वॉल्व हुई, फैक्ट्री इन्वॉल्व हुई, निर्माण हुआ, निर्माण संबंधी कार्य आएंगे द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक। और जब यही कार एजेंसी में पहुंची तो ना तो जो एजेंसी में बैठे कर्मचारी हैं उनने ये कार बनाई है, ना ही इस कार का कच्चा लोहा इनके पास था, इनके पास कार बनकर आई, इन्होंने कार को बेचने का काम किया, कार को सेल करने का काम किया। तो ये जो एजेंसी के कर्मचारी आए ये आ गए किसमें, तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र में। जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, जो भी आपको सेवा दे वो सेवा क्षेत्र में, ठीक। जरा इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो जरा, मान लीजिए आपको प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से आपको मिला गेहूं, गेहूं को उगाने वाला था किसान, गेहूं को उगाने वाला था किसान। तो जो ये वस्तु गेहूं निकल कर आई है तो हो गई प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु, और जो किसान है वो कार्मिक हो गया प्राथमिक क्षेत्र का, जो ये किसान है वो कार्मिक हो गया प्राथमिक क्षेत्र का, यानी कि किसान कार्य कर रहा है प्राथमिक क्षेत्र में क्योंकि वह उत्पादन का कार्य कर रहा है, और उत्पादन किसी फैक्ट्री से नहीं कर रहा है, उत्पादन किसी फैक्ट्री से नहीं कर रहा है, वो प्रकृति से उत्पादन कर रहा है, ठीक। तो किसान जो हो गया वो आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। अब इसी गेहूं से यही गेहूं था, एक फैक्ट्री आई, उस फैक्ट्री में इस गेहूं से बिस्किट बना, बिस्किट बना। अब जो इस फैक्ट्री में बिस्किट बना और जो इसमें कार्मिक काम किया वो द्वितीयक क्षेत्र में, ये जो फैक्ट्री में कार्य हुआ ये किस में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। अब फैक्ट्री से इस बिस्किट को लेकर गया
कोई दुकानदार या होलसेलर लेके गया होगा। अब जो इन बिस्किट्स को बेचने का काम करेगा, सेल्स का काम करेगा, बेचने का काम करेगा, वो आएगा सेवा क्षेत्र में। वो आ जाएगा सेवा क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। आपने देखा होगा एक बिस्किट्स की एड आती थी, ओरियो करके कोई था, अभी भी आती है, पहले पार्ले जी की आती थी जी फॉर जीनियस। वो एक छोटी सी लड़की छपी रहती थी जिस पर। अब तो सब छोटा होता जा रहा है, पार्ले जी का पैकेट इतना छोटा हो जाता जा रहा है, कब कुछ समय बाद लगेगा खाली पैकेट आएगा इतना सा, उसमें होंगे 2 बिस्किट पार्ले जी, उस पर मीनिंग भी नहीं बनेगी। बेचने का काम जो भी आता है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र में बेचने का काम आया, तो जो बिस्किट बेचा गया वो सेवा क्षेत्र में आ गया। आगे आगे देखते हैं किसी और टॉपिक पर, कैसे क्षेत्रक कार्य करते हैं। अब मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र से आपको प्राप्त हुआ लोहा, ठीक, प्राथमिक क्षेत्र से लोहा प्राप्त हुआ आपको। उस लोहे से आपने फैक्ट्री में ले जाकर एक फ्रिज बनाई, और भी अन्य उपकरण मिलाकर फ्रिज बनाई। जो लोहा था, जो कच्चा लोहा था वो तो आपको प्राथमिक क्षेत्र में मिल गया, और जो ये कच्चा लोहा निकालने का कार्य किया जिन व्यक्तियों ने, वो प्राथमिक क्षेत्र के कारक बन गए, प्राथमिक क्षेत्र के। और फैक्ट्री में फ्रिज बनी, ठीक। अब इस फ्रिज को बेचा गया, फ्रिज को बेच दिया गया। तो आपने देखा होगा कुछ समय प्रोडक्ट्स जब हम कोई खरीद के आते हैं, नया फ्रिज खरीद कर लाएं, या नई एसी खरीद कर लाएं, या कोई और अन्य चीज नई खरीद कर लाएं इक्विपमेंट में, तो हमें कॉल भी आता है कि सर आपकी मशीन कैसी चल रही है, आप जो फ्रिज लेके गए थे पानी ठंडा कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही हो तो हम अपना एक लड़का भेज देते हैं, वो लड़का आके सही कर जाएगा। जो ये फीडबैक के लिए कॉल आते हैं ना, ये जो कॉल आते हैं आपसे फीडबैक के लिए, ये जो कॉलिंग है, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वो भी आपकी सेवा ही कर रहे हैं, वो आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जितने भी कस्टमर केयर है, कौन, कस्टमर केयर है, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आगे समझेंगे। इन तीनों क्षेत्रों में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, इन तीनों क्षेत्रों में आपको कोई डाउट बचा नहीं होगा। इन तीनों क्षेत्रों में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो में कमेंट कर दें, उसके डाउट के ऊपर भी हम एक सेशन ले लेंगे। आपके डाउट्स के ऊपर हर वीक सेशन ले लिया करेंगे कि आपके डाउट्स क्या हैं, उन डाउट्स में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे आप अपनी लर्निंग को बेहतर करें, उन पर हम एक अलग से सेशन ले लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। प्रकृति के आधार पर हम देख चुके हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, जो सेक्टर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब एक और आधार पर देख लेते हैं। जो क्षेत्रक है, जो हमारे सेक्टर्स हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र, इनमें अगर कंपैरिजन करें इकोनॉमिकली, तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें हमारी 52 से 53% पॉपुलेशन वर्क करती है। 52 से 53% जो हमारी पॉपुलेशन है, वो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है, वो वर्क करती है हमारी
प्राथमिक क्षेत्र में वर्ग 52 से 53% पॉपुलेशन प्राथमिक क्षेत्र में वर्क करती है। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में वर्क करती है, जबकि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, यानी कि ये आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के आधार पर देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के आधार पर कि कौन सा क्षेत्र जो है कितना ज्यादा पैसा देता है देश को। सबसे ज्यादा जो पैसा है वो देता है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। हमारा जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा हमें पैसा देता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोई अगर पैसा कमा सकता है तो वो सेवा क्षेत्र से है। क्यों? क्योंकि जो एक बिजनेसमैन है वो भी सेवा क्षेत्र में आएगा, जो अच्छी जॉब्स हैं वो भी सेवा क्षेत्र में आएंगे, जो भी जॉब्स हैं, और सेवा क्षेत्र में जितनी भी जॉब्स हैं वो सभी हाई सैलरी वाली होती हैं। अब इन्हें किस आधार पर और बांटा जाता है? जो ये प्राइमरी सेक्टर्स के जॉब होते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में जो व्यक्ति वर्क करते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं, जो भी प्राइमरी सेक्टर में वर्क करता है उसे कहते हैं रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब। और जो सर्विस सेक्टर में वर्क करता है, जो कार्मिक सर्विस सेक्टर में वर्क करता है, सेवा क्षेत्र में वर्क करता है, उसे कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। सेवा क्षेत्र में ब्लू कॉलर जॉब। और जो सेवा क्षेत्र में वर्क करते हैं उन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। और सेवा क्षेत्र में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, यानी कि प्रबंधन का काम कर रहा है, उन्हें कहते हैं गोल्डन कॉलर जॉब। ठीक, आपको याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर में जो कार्मिक वर्क कर रहे हैं वो रेड कॉलर जॉब, और जो सर्विस सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं वो ब्लू कॉलर जॉब, और जो सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब, और जो सेवा क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, प्रबंधन का काम कर रहे हैं, वो गोल्डन कॉलर जॉब है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर इन 3 सेक्टर से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इनमें इससे डीप नहीं पूछेगा 10th क्लास में, बेफिक्र रहिए। अब देखते हैं टर्म्स के आधार पर। टर्म्स के आधार पर टर्म्स के आधार पर टर्म्स के आधार पर या तो कोई संगठित हो सकता है या असंगठित हो सकता है। संगठित में क्या है? संगठित में उसका टाइम फिक्स होगा। टाइम फिक्स है कि इतने बजे आना है तो आना है। उसके हॉलीडेज फिक्स हैं। हॉलीडेज जो है उसके फिक्स हैं। और उसका जो वेतन है, सैलरी है, वो भी फिक्स है। सैलरी जो है वो भी फिक्स है। टाइम फिक्स है, हॉलीडे फिक्स है और सैलरी भी फिक्स है कि उसको महीने के एंड में तो इतना मिलना ही है, और जो छुट्टियां हैं वो ये तो मिलनी ही है, और टाइम इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है। ये संगठित क्षेत्र है, यानी कि एक संगठित क्षेत्र के कार्य होते हैं। और वहीं असंगठित क्षेत्र में टाइम फिक्स नहीं है।
टाइम फिक्स नहीं है, टाइम कोई इसमें फिक्स नहीं है। किसी का मन हो रहा है कभी आ रहे हैं, किसी का मन हुआ कभी आ रहे हैं, और कभी इस क्षेत्र में काम मिल रहा है और कभी नहीं मिल रहा है। कभी काम इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और कभी है ही नहीं। ये असंगठित क्षेत्र है। टाइम कभी फिक्स ही नहीं है, जितने बजे जरूरत उतने बजे जाओ। ज्यादातर आते हैं इसमें प्राथमिक क्षेत्र के कार्मिक, प्राथमिक क्षेत्र के, जैसे किसान हुए। किसान का खेत पे जाने का कोई टाइम है ही नहीं, जितने बजे उठे चल दो। या फिर किसानों को रात भर रहना पड़ता है, किन्हीं किसानों को 24 घंटे खेतों के पास रहना पड़ता है। तो इसमें टाइम फिक्स नहीं है। असंगठित क्षेत्र में काम टाइम फिक्स नहीं है, और टाइम के बाद सैलरी भी फिक्स नहीं है, सैलरी भी फिक्स नहीं है। किसी किसान ने खेत खेत में बीज डाला, अगर पिछले साल उसकी फसल 1 लाख की निकली थी, उसने 1 लाख की फसल निकाली थी, तो जरूरी नहीं है वो इस साल भी 1 लाख की ही निकालेगा। हो सकता है उसकी फसल इस साल बहुत ही कम की निकले। पिछले साल 1 लाख की निकाला था, इस साल मुश्किल से 20,000 की ही निकाल पाए, 20,000 की ही निकाल पाए। हो सकता है पिछले साल 1 लाख की निकाला था, इस साल ज्यादा की निकाल ले। तो इसमें सैलरी या फिर जो पैसा मिलने वाला है वो भी फिक्स नहीं है, और हॉलीडे भी फिक्स नहीं है, हॉलीडे भी फिक्स नहीं है, छुट्टियां भी फिक्स नहीं है। अब किसान को छोड़कर मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया किसी अन्य कार्मिक का, मान लीजिए काली कपड़ा उद्योग में वर्क करने वाले कर्मचारी का। कपड़ा उद्योग भारत में बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, और असंगठित क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा जॉब्स देता है। क्यों? कपड़ा उद्योग में टाइम फिक्स नहीं है, सैलरी भी फिक्स नहीं है, आप जितना कार्य करोगे उतना आपको वेतन मिल जाएगा, और इसमें हॉलीडेज भी फिक्स नहीं। पता चला जो कपड़ा उद्योग था, जो कपड़े का कार्य होना था, कपास की खेती अच्छे से नहीं हुई तो कपड़े का, हमारे यहां पर कपड़ा उद्योग प्रभावित हो गया। ठीक, ये दो क्षेत्र आपने देखे। टर्म के आधार पर, शर्तों के आधार पर किसी भी क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं कि या तो वो संगठित हो सकता है या असंगठित हो सकता है। संगठित क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है वो करता है रेलवे। रेलवे जो है वो संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। ठीक, अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, कि ओनरशिप के आधार पर हम किसी भी सेक्टर्स को कितने भागों में बांट सकते हैं। ओनरशिप के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं। ओनरशिप के आधार पर या तो कोई, पहले बताया जैसा कि हमने, या तो सरकारी स्वामित्व का हो सकता है, या तो सरकारी स्वामित्व का हो सकता है ओनरशिप के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर या तो सरकारी हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, या सहकारी हो सकता है, या सहकारी हो सकता है। या तो वो सरकारी होगा या प्राइवेट होगा या सहकारी होगा। और
एक और होगा ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर जो कि सरकार प्लस प्राइवेट कंपनी मिलकर करती है। जो ज्वाइंट वेंचर है वो सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर करती है। अब इन्हें देखते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या इनमें हो सकते हैं। सरकारी तो जो पूर्णतः सरकार का है 100%, पूर्णतः 100% उस पर सरकार का हक है। 100% जो पैसा लगा हुआ है वो गवर्नमेंट का लगा हुआ है। जैसे आपका वर्तमान में BHEL हुआ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड NTPC हुआ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NTPC हुआ, और अन्य PSU हुए जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं। जिसमें भी सरकार का पूर्णतः पैसा लगा हुआ है वो सरकारी है, और जिसमें पूर्णतः प्राइवेट का है, पूर्णतः प्राइवेट का है, 100% प्राइवेट का है, वो प्राइवेट के अंदर। अब प्राइवेट के अंदर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी हो सकती है। यानी कि एक कोई उद्यमी है, उद्यमी ने अपने जो कंपनी थी उसके शेयर्स निकाले, लोगों ने खरीदे, लोगों ने अपना पैसा कंपनी को दिया और कंपनी ने उस पैसे को लगाकर कार्य किया, तो उस कंपनी में लोगों का भी हिस्सा है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत वो कंपनी कार्य कर रही है, वो कंपनी भी प्राइवेट है। सहकारी, अब सहकारी में सरकार ज्यादा मदद नहीं करती, सरकार कोई पैसा नहीं देती सरकारी सहकारी को, सहकारी समितियों को कोई सरकार पैसा नहीं देती है। लेकिन सहकारी जो समितियां हैं वो सरकार के बिना संभव भी नहीं है, और सहकारी समितियों से बहुत ज्यादा फायदा है। जो सहकारी समितियां बनती हैं इनसे देश को बहुत ज्यादा लाभ है, हम इनसे बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं। जैसे सहकारिता में होता है कि कोई चीज विदेश में एक्सपोर्ट करनी है, मान लीजिए विदेश में भेजनी है, लेकिन हमारे यहां पर किसी भी एक प्राइवेट प्लेयर या फिर कह दीजिए किसी आम व्यक्ति के बस में तो इतना है नहीं कि वो किसी चीज का प्रोडक्शन करे और बेच आए, विदेश में बेचकर आ जाए। ये आम आदमी के बस की बात तो है नहीं, तो सहकारिता बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो चाइना में है वो कॉकरोच के, जो कॉकरोच होते हैं ना उनकी नमकीन, उनके फ्राई नमकीन की बहुत ज्यादा डिमांड है, कॉकरोच की बहुत ज्यादा डिमांड है चाइना में। जैसे हमारे यहाँ आप लोग आलू भुजिया खाते हो ना, वो नमकीन आती है पैकेट में, ऐसे चाइना में खाए जाते हैं कॉकरोच। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि कॉकरोच पालन के लिए इंसेंटिव सरकार दे कि आप कॉकरोच पालन कीजिए, सरकार उनको बेचेगी। मान लीजिए कॉकरोच पालन के लिए चाहिए क्या है, फट्टी गीली की किसी अंधेरे कमरे में डाल दी, कॉकरोच अपने आप आ जाएंगे, और कॉकरोच आ गए उन पर कलेक्शन सेंटर डाल दीजिए आप। इसे कॉकरोच पर ना समझकर मान लीजिए जो चाइना में इस समय डिमांड है ज्यादा वो है मुर्गी, वो बतख के अंडे की, बतख के अंडे की, और इंडिया में तो बतख का अंडा लगभग कोई कंज्यूम करता नहीं है। तो सरकार को करना चाहिए कि लोगों से कहे कि आप बतखें पालो, लोगों से कहे कि आप बतखें पालो, लोगों ने बतखें पाली। अब जो बतख का अंडा होगा, बतख का जो अंडा होगा उसे सरकार हर जिले पर एक कलेक्शन सेंटर बनाए, जिले पर कलेक्शन सेंटर बनाए, वहां पर अंडों को कलेक्ट कर ले जो कि उस जिले में प्रोडक्शन हुआ है बतख के अंडों का, उन्हें एक जिले में इकट्ठा कर ले और वहां से ले जाकर उन्हें एक्सपोर्ट करे, पूरे देश से अंडे इकट्ठे करे और उन्हें दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दे, चाइना में एक्सपोर्ट कर दे। अब ये करना किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं, इसीलिए
किसी भी सहकारी समिति को जरूरत पड़ती, किसी भी सहकारिता को जरूरत पड़ती है सरकार की, सहकारिता को आवश्यकता पड़ती है किसकी? आवश्यकता पड़ती है सरकार की। क्योंकि किसी भी एक आम नागरिक की इतनी ज्यादा वैल्यूएशन उसकी कंपनी की नहीं। जो आम नागरिक है उसने अंडे का प्रोडक्शन किया, अब वो थोड़ी ना चाइना जाएगा भेजने के लिए कि चलो मैं अंडा चाइना बेचने जाता हूं, और इंडिया में बतख के अंडे का कंजप्शन है नहीं। तो सहकारी समिति अब बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, सहकारी समिति बनाए, यहां पर अंडे का प्रोडक्शन हो और उसका कलेक्शन जिला सेंटर पर कर दे, जिला लेवल पर कलेक्शन सेंटर बनाए, उनका सबको कलेक्ट करके चाइना में एक्सपोर्ट कर दे। हमारे पास प्रॉफिट आएगा नो डाउट, और लोगों को नया रोजगार मिलेगा। ठीक, इस आधार पर काम करते हैं जो सहकारिता है वो। और एक है ज्वाइंट वेंचर, जो कि प्राइवेट का ही एक पार्ट है, ज्वाइंट वेंचर। अब समझते हैं हम ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ये प्राइवेट का ही एक पार्ट है, इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होती। ज्वाइंट वेंचर में सरकार ज्यादा इन्वॉल्व, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सरकार ज्वाइंट वेंचर में नहीं अड़ाती है। सरकार क्या कहती है ज्वाइंट वेंचर से? एक काम करो, आप भी पैसा लगाओ, मैं भी पैसा लगाती हूं, और दोनों कोई कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने और प्राइवेट कंपनी ने मिलकर एक कंपनी खोली एक्स। उस एक्स कंपनी से कहा कि आपको एक रोड डालना है पीपीपी के तहत, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत। कोई एक्स कंपनी से कहा, कोई भी प्राइवेट कंपनी थी, उससे कहा कि आपको रोड डालना है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत। अब सरकार ने कहा कि मुझे पैसा देना ना पड़े, तो सरकार ने कहा एक काम करो, तुम इस रोड से जितना भी 10 साल तक टैक्स आए वो तुम लेना। जितना भी टैक्स आए, जो आप टोल टैक्स देते हो, वो जितना भी टैक्स आए 10 साल तक आप रखो, फिर सड़क हमारे हवाले कर दो, फिर सड़क हमारे हवाले कर। इससे क्या हुआ? सड़क भी बन गई, सरकार का पैसा भी नहीं लगा, सरकार का पैसा उसके लिए अलग से उसे अलॉट नहीं करना पड़ा, और कार्य भी बहुत तेजी से हुआ। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कार्य बहुत तेजी से करती हैं, प्रगति बहुत तेजी से करती हैं, बहुत तेजी से कार्य होता है प्राइवेट कंपनियों का। जैसे मान लीजिए किसी एक्स जगह पर टनल बननी है, सुरंग बननी है। इस सुरंग को सरकार ने देखा कि मेरा खर्चा आ रहा है, मान लीजिए 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। सरकार ने देखा 1,00,000 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है इस सुरंग को बनाने में, और कोई प्राइवेट कंपनी कहती है हम बना देते हैं, हम बना देते हैं। आपसे सरकार से हम पैसा नहीं लेंगे, बस इस टनल को जितने भी लोग क्रॉस करेंगे, जो इस पर हम टोल वसूलेंगे, वो इतने साल तक, 10 या 15 साल तक हम वसूलेंगे। क्योंकि कंपनी अपना एवरेज निकाल देती है कि इतनी गाड़ियां निकलनी है तो इस हिसाब से इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा कवर हो जाएगा। तो कंपनी कहती है कि ये मैं बना देती हूं, आप एक काम कीजिएगा, इसका 10 से 15 साल तक स्वामित्व जो है वो मुझे दे दीजिएगा, इसका स्वामित्व जो है वो आप मुझे दे दीजिएगा। तो सरकार का जो था वो पुल भी बन गया, जो टनल बननी थी वो भी बन गई, सरकार का पैसा भी नहीं लगा और विकास भी हो गया। ये होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर में। अब इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जो भी कार्य हुए, जो भी कार्य होते हैं, वो अपने इकोनॉमिकल फ्रेंडली तो बहुत होते हैं, लेकिन ये बिना एमओयू के साइन नहीं होते, एमओयू साइन हुए नहीं होते। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दोनों के बीच
कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें टर्म एंड कंडीशंस जो एमओयू में लिखी जाएंगी कि ये बातों के लिए सरकार बाध्य है और इन बातों के लिए कंपनी बाध्य है, जो कि एमओयू में लिखा जाएगा। कितने टाइम के लिए लेगी कंपनी, कितने देर बाद सरकार को सौंप देगी पूर्णतः। ठीक, ये कार्य होते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत। अब आपके इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, जो भी था आपके चैप्टर में समझा दिया गया है। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो आपके स्माइल फॉर एजुकेशन के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के लिए मिल